नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त माता बहनों एवं मेरे साथी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं मनहर कमलेश, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बालखरौदा, आपको थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूं चुनाव से संबंधित। और एक छोटा सा संदेश है। बस कुछ ही समय लूंगा आपका, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आप मेरा निवेदन है। आप हम सब कई मतलब रील्स देखते देखते घंटों गुजार देते हैं, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है जो बहुत काम की चीज़ है, इसको आप जरूर देखें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज से आरक्षण चालू हो गया है छत्तीसगढ़ में। और कल पंचायत चुनाव का होना है पंच सरपंचों के लिए, उसके बाद जनपद सदस्य और जिला सदस्य। तो मैं आरक्षण की प्रक्रिया में थोड़ा सा बता दूं। सर्वप्रथम एसटी में के अंतर्गत भी मतलब होता है दो दो कंडीशंस होते हैं। यदि कोई परिक्षेत्र या पंचायत या वार्ड है ना एसटी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो वो एसटी के लिए लिखा रहा है, लेकिन एसटी महिला लिख दिया, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति महिला लिखा है, तो वहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। वहाँ पुरुष भी चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे वो एसटी का ही क्यों ना हो। लेकिन यदि अनुसूचित मुक्त लिखा, अनुसूचित जनजाति मुक्त लिखता है, तो वहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकती हैं, केवल अनुसूचित जनजाति की। दूसरा होता है एससी। तो एससी में क्या, एससी में भी सेम कंडीशन है। यदि कोई परिक्षेत्र एससी के लिए आरक्षित होता है, तो वो वहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो कंडीशन है उसके अंतर्गत। पहला होता है महिलाओं के लिए यदि वो परिक्षेत्र आरक्षित है, तो वहाँ केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति के लोग। लेकिन यदि वहाँ पर मुक्त रहता है, तो मुक्त में क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगला क्रम में रहता है ओबीसी। ओबीसी के लिए भी सेम कंडीशन है। यदि कोई परिक्षेत्र या पंचायत या वार्ड है या ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो वहाँ केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। और उसमें भी दो कंडीशन है। यदि महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है, तो उसमें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष नहीं लड़ सकता, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का ही क्यों ना हो। लेकिन वो परिक्षेत्र यदि मुक्त में रहता है, तो उसमें क्या होता है, मुक्त में महिलाएं और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। इसी क्रम में होता है जनरल। खासकर जनरल को लेकर बहुत भ्रांतियां रहती है लोगों में कि जनरल में क्या है, ऐसा वैसा है। तो मैं बता दूं, जनरल में भी सेम करने, इसमें क्या होता है, जनरल में सामान्य वर्ग में आता है ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय, है ना। तो और उसके अलावा भी हमारे आता है। इसमें क्या है, चुनाव कौन लड़ सकता है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें नहीं, इसमें क्या होता है, मुक्त रहता है, और इसमें महिला पुरुष सब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें सामान्य वर्ग के अलावा एससी एसटी और ओबीसी, है ना, एससी एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनको भी बराबर का हक इसमें दिया गया है। जानते हैं किसी नौकरी में यदि उस प्रकार से रहता है, तो इनको आगे बढ़ने का, इस सामान्य वर्ग की सीट में चुनाव लड़ने के लिए इनको बराबर का हक मिलने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन लोगों में भ्रांतियां रहती है कि ये जनरल है तो इसमें केवल ओबीसी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं या सामान्य वर्ग की, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मतलब एससी और एसटी के भी मतलब जो उम्मीदवार है वो भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई प्रकार की अंतर नहीं करनी चाहिए लोगों को। एक अच्छा व्यक्ति यदि चुनाव लड़ रहा है जनरल से, चाहे कोई भी हो, तो उसका सपोर्ट करके पूरी तरह से जिताना चाहिए। अब मैं मतदाताओं को थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन करें। आपसे निवेदन है, यदि मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए कोई उम्मीदवार जो लायक नहीं है, लायबल नहीं है, कि और वो तो चाहेगा कैसे भी करके जिसके पास पैसा है, और वो 50 लाख तो नहीं, जैसे 5 लाख 10 लाख खर्चा करके यदि चुनाव जीत भी जाता है, आपको मतदाताओं को देकर, तो वो तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना पैसा वसूलना चाहेगा, चाहे कोई भी हो। यदि वो चुनाव में ज़्यादा खर्चा कर रहा है, घर का पूंजी लगाया है, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस पूंजी को या उस पैसे को निकालेगा। तो कहाँ से निकालेगा, ब्याज के साथ निकालना चाहेगा। तो उस पैसे को निकालने के लिए क्या करेगा, वो हमारे विकास के लिए जो पैसा आता है उसी का गबन करेगा, या तो जो कार्य करते हैं उस कार्य में घोटाला करके वो उस पैसे को सबसे पहले वसूलेगा। और यदि मान लीजिए मैं खासकर हमारी मतदाता भाइयों से निवेदन करूंगा, बहनों से, माताओं से, किसी भी प्रकार से उम्मीदवार से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है और इसके लिए सजा भी रहती है आईपीसी में, घूस देना और लेने के मामले की तरह से। तो यदि आप लेते हैं, मान लीजिए पैसा ले लेते हैं 1000 रुपये 500, तो याद रखिए, आप उस उम्मीदवार अगर जीतता है तो आप उससे चुनाव मतलब चुनाव के बाद नजर में आकर बात नहीं कर सकते।
आप अपनी हक और अपनी हक के लिए उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपनी बातों को उसके सामने नहीं रख पाएंगे तरीके से। और एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा, या किसी भी तरीक़ा से हमसे पैसे नहीं लेना है। हम इस प्रकार से ऐसा करके अपने आप को गिराते हैं और अपने ही नज़रों में गिरते हैं। छोटा होता क्या है, मान लीजिए 3 उम्मीदवार है, एक 1-1 हज़ार, हमारे यहाँ 6 वोट है, एक 1-1 हज़ार के हिसाब से दिया, एक 500-500 के हिसाब से, और एक पैसा ही नहीं दिया है ना? तो वो क्या करता है आदमी, तीनों प्रकार से सोच लेता है। अरे ये तो ये 1-1 हज़ार दिया है, इसको 3 वोट दे दो, अरे एक 500 दिया है, इसको 2 वोट दे दो, 1 वोट इसको भी दे दो, सबको संतुष्ट कर दे। तो ऐसा आप कदापि मत करना, ऐसी भूल मत ही करना, भूल कर भी आप ऐसा नहीं मत करना। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ऐसा करने से आप गलत निर्णय ले रहे हैं। और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करिए जो आपकी बातों को शासन के सामने रख सके, आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सके और दमदारी से आपकी बातों को शासन तक पहुंचा सके। यही मेरा आपसे निवेदन है, कर्तव्य प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मनोहर कमलेश, नमस्कार।